आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हूं। भ्रष्टाचार के भाईचार, ये ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आज जिस तरीके से बिहार से लेकर झारखंड तक जांच एजेंसियां एक्शन में आई हैं, सीबीआई ने जहां बिहार में लालू के करीबी आरजेडी के कासिम खास रहे लोगों के घरों के साथ साथ 24 ठिकानों पर छापेमारी की। जमीन घोटाला कहा जा रहा है, नौकरी लो जमीन दो, ऐसी स्थिति बनी और इसलिए यह घोटाला सामने आया। वहीं दूसरी तरफ ईडी की बड़ी कार्रवाई झारखंड में हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर होती हुई नजर आई। अवैध खनन का मामला यह बताया जा रहा है। कुल मिलाकर यह देखा गया कि भ्रष्टाचार की भेंट किस तरीके से चढ़ाया गया है। तमाम परिस्थितियों को बिहार से लेकर झारखंड तक जांच एजेंसियां एक्टिव होती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ विपक्ष मुखर हो जाता है। आरजेडी खास तौर से मुखरता के साथ ये कह रही है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो घबरा गई है विपक्ष की एकजुटता से, क्योंकि आज का दिन बिहार के लिए बहुत खास था। आज बिहार में एक तरफ नई सरकार के लिए शक्ति परीक्षण का दिन था। अंदर तो शक्ति परीक्षण चल रहा था, लेकिन बाहर एक्शन में सीबीआई थी। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार ये कहते हैं कि दरअसल विपक्ष ही नहीं बल्कि आरजेडी ने जिस तरीके से बिहार में अपनी धमक दिखाई है, भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, और इसीलिए इन जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। कुछ ऐसा ही आरोप हेमंत सोरेन की तरफ से भी लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के ये भाई जो चार नजर आ रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो जांच पर इतना उबाल क्यों है? आज इसी सवाल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस बड़े चेहरों के साथ, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए कि बीते 24 घंटे किस तरीके से बिहार और झारखंड में एक्शन ही एक्शन के लिए खास रहे। बिहार में अभी नया नया महागठबंधन बने अभी चंद रोज भी नहीं बीते हैं कि एक के बाद एक सरकार का नया पहलू सामने आता जा रहा है, जिनमें सबसे पहले सामने आए आपराधिक नेताओं के नाम। लेकिन मामला इस पर भी नहीं थमा। नई सरकार बनते ही प्रदेश में जिस तरह से आपराधिक माहौल ने कदम रखा, उसके भी क्या ही कहने हैं। लेकिन इन सब के बीच पूरी कहानी में कदम रखा केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने, और बिहार जो गुरुग्राम तक माहौल गरमा दिया। बिहार में शक्ति प्रदर्शन के बीच सीबीआई की रेड सभी के आकर्षण का केंद्र बन गई। नौकरी के बदले जमीन घोटाले को लेकर कई जगहों पर छापेमारी शुरू हुई। सीबीआई की टीम सुबह बिहार के आरजेडी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। एजेंसी के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम के अलावा 25 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। बिहार में आरजेडी सांसद अशफाक करीम, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह, पूर्व एमएलसी सुबोध राय के आवास पर सीबीआई ने रेड मारी। इतने पर भी जब संतुष्टि नहीं मिली तो गुरुग्राम में सीबीआई की छापेमारी का बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से कनेक्शन सामने आया। सीबीआई गुरुग्राम के सेक्टर 71 में स्थित निर्माणाधीन मॉल अर्बन क्यूब्स पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि ये मॉल तेजस्वी यादव का है। वहीं इन सब के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर आरजेडी से जुड़े लोगों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? सदन में परीक्षण चल रहा था, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां बाहर एक्शन में थीं। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि ये राजनीति है, ये सियासत है, और अगर सियासत भ्रष्टाचार की भेंट चल रही है तो सवाल पूछना लाजमी था। लेकिन इन सवालों के बीच में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ये कहते हुए नजर आते हैं कि दरअसल ये बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी डर रही है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो रहा है और 2024 की लड़ाई में उन्हें अपनी हार अभी नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और वर्तमान में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव क्या प्रतिक्रिया देते हैं, आइए सबसे पहले सुन लेते हैं। डर गए हैं लोग, नया सरकार बना है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, और सारा पार्टी हमारा साथ है। बीजेपी के छोड़ के जो भी पार्टी हम लोग के साथ है, बहुमत हम लोग के पास है। दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। लेकिन सीबीआई छापा आज के सीबीआई डराने के लिए, तो डरने वाला नहीं है, हम लोग डरने वाला में से नहीं है।
आज पहली बार नहीं हो रहा है छापामारी। हमारा बिहार की जनता सब हमारा परिवार है, बिहार की जनता परिवार है, परिवार देख रहा है बिहार की जनता। फिर से देश में संदेश दिया है, ये संदेश दिया है सभी लोगों को जो देश को एक रखना चाहते हैं, गंगा जमुना तहजीब को कायम करना चाहते हैं, जो देश की प्रगति चाहते हैं, कि जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं जो केवल जुमलेबाजी करती हैं, गरीबों, किसानों, नौजवानों, जो आम नागरिक हैं इस देश के, इस राज्य के, उनके और कोई काम ना करते हुए उन पे बोझ डालती है, चाहे महंगाई की हो या बेरोजगारी की हो, या जितने वादे केंद्र सरकार द्वारा किए गए थे जो पूर्ण नहीं किए, चाहे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या बिहार का स्पेशल पैकेज हो, चाहे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी देने का दर्जा हो, हर एक सेंट्रल स्कीम में बिहार के साथ भेदभाव किया गया। वो तो सारी बातें आज सदन में हुई है। हम ये कहना चाहते हैं जो संदेश आज बिहार विधानसभा से पूरे देश के विपक्ष को गया है, जो अमन चैन चाहते हैं, उन सबको एक उम्मीद जगी है, एक विश्वास पैदा हुआ है, और ये संदेश साफ है कि जो डरेगा वो मरेगा और जो लड़ेगा वो जीतेगा। और हम सब लोग समाजवादी विचारधारा के लोग, ये हमारी पुरखों की विरासत हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये साबित हो गया। भय असल में 2024 का है, जो 40 में 40 एनडीए के खाते में था, आप समझ जाइए आने वाले समय में 24 का चुनाव। तो 2024 का डर सता रहा है। तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर और ये कह रहे हैं कि समाजवादी कभी किसी से डरते नहीं हैं। तो सवाल यही है कि अगर आप सच्चे समाजवादी हैं तो फिर जांच से क्यों डर रहे हैं? 14 साल पहले अगर घोटाला हुआ है और उस घोटाले की जांच हो रही है तो फिर जांच से डर क्यों? अगर आप सही हैं तो फिर डरना चाहिए ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार, क्योंकि सदन में परीक्षण भी चल रहा था और सदन में परीक्षण जब हुआ, विश्वास मत भी हासिल कर लिया है नीतीश कुमार ने, और इसीलिए नीतीश कुमार पूरी तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं, दरअसल विपक्ष की एकजुटता है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार प्रसार करना चाहती है। बिना नरेंद्र मोदी का नाम लिए हुए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार किस तरह से नजर आए, आइए आप भी सुनिए। कितना सड़क का निर्माण शुरू कराया, कितना ज्यादा कराया। अब कौन गांव बचा है जहां हम लोगों ने सड़क नहीं पहुंचा दिया है? अरे बैठिए ना, तो इसीलिए कह रहे। अरे आप ही को ना तारीफ कर रहे हैं। छोड़ दीजिए। ये कोई केंद्र सरकार के चलते यहां सड़क नहीं है। आज के 8 साल से केंद्र सरकार के चलते यहां पर है और आप लोगों को मालूम नहीं है। अरे बैठो, अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है, अरे भाई, ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने का निर्णय, बच्चे हो जान लो, यह निर्णय कौन लिया? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने लिया। और आपको मालूम है, हम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थे। आज जब हम अलग हो गए थे जनता दल से, जौहर साहब के साथ, और बाद में आप कितना मानते थे? आप बताइए। तो सियासत किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है, ये बड़ा सवाल अब पूछा जा रहा है। और इसी सवाल के साथ आइए आज के पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूँ। स्क्रीन पर लेकर आए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता धनंजय गिरि जी, बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू से जुड़ रहे हैं प्रदेश सचिव मनोज दास, मनु जी बहुत स्वागत। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं प्रवक्ता अरुण कुमार जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी भी आज हमारे पैनल का हिस्सा है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत अरुण जी आपके साथ ही करना चाह रही हूं, क्योंकि जांच की आंच आप लोगों तक सबसे ज्यादा पहुंची हुई है। और अगर आप इतने सच्चे हैं, आप वाकई समाजवाद और समाजवादी हैं, समाजवाद को आप आत्मसात करते हैं, तो समाजवादी तो जांच से डरता नहीं है। इतना उबाल, इतनी बौखलाहट क्यों? अरुण कुमार जी।
ना ही हम लोग के पास बौखलाहट है, ना ही उबालपन। नरेंद्र मोदी का जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, सीबीआई उसी के पीछे पड़ेगी, ईडी उसी के पीछे पड़ेगी। आज जो स्थिति है बिहार में, आज सुबह सुबह जब मैंने चैनल टेलीविजन चैनल खोला तो देखा कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नीतीश कुमार को जब से प्रधानमंत्री जांच का होने से लोकतंत्र का गला कैसे घुट जाता है? अरुण जी, आपको पूरा समय दूंगी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई भी जब जांच होती है तो लोकतंत्र का गला क्यों घुटने लगता है? नीतीश कुमार जब से नरेंद्र मोदी जी के पैरेलल खड़ा हुए हैं, वो जो 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन जेडीयू के किसी भी मेंबर के घर में कार्रवाई, कोई छापेमारी नहीं हुई है। आरजेडी से ही जुड़े हुए जितने चेहरे हैं उनको नापा तोला जा रहा है। तो क्या करिएगा, वो तो डराने के लिए, धमकाने के लिए, नीतीश कुमार को डराने और धमकाने के लिए काम किया जा रहा है। और जो भी आप कह रहे हैं कि छापामारी, हमारी आरसीआई को घोटाले में कितने बार छापा हुआ है, और भी कई नेताओं का हुआ, क्या कुछ भी। रेलवे में लालू जी ने 90,000 करोड़ रुपया मुनाफा करने का काम किया, 1 रुपया किराया नहीं बढ़ाने का काम किया, फिर भी आप के शासनकाल को पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और जो रेल बेच दिया, वो पूरा रेल के रेल स्टेशन बेच दिया, उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा ईमानदार है। क्या कैसा ईमानदारी है भाई? आज जो स्थिति है, लोकतंत्र का गला घोटने का काम सीबीआई और ईडी के द्वारा केंद्र सरकार कर रही है। यही तो आपसे पूछूं कि अगर आप लोग इतने पाक साफ हैं, सब कुछ पवित्र है, कुछ अपवित्र नहीं है, तो फिर लोकतंत्र की तो ये खूबसूरती होगी। अगर वो गलत होंगे, अरुण जी, अगर भारतीय जनता पार्टी किसी पॉलिटिकल वेंडाटा से अगर ये कार्रवाई करा रही होगी तो सवाल उन पर खड़ा होगा, लेकिन अगर आप सही हैं तो फिर आप डर क्यों रहे हैं? सवाल तो ये है। सवाल उन पर खड़ा हो रहा है, और यह दिन दूर नहीं है। मैं सीबीआई को कहना चाहता हूँ, ईडी को कहना चाहता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब सत्ता किसी की बाप का नहीं है, वो पौती किसी का नहीं है। आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं क्या? अधिकारियों को डरा रहे हैं? अरे अरुण जी, क्या धमकी दे रहे हैं क्या? आप ऑन एयर बैठकर धमकी दे रहे हैं क्या अधिकारियों को? नहीं दे रहे हैं, सत्ता किसी की नहीं है, सत्ता जनता कल हमें चाहेगी तो मैं आऊंगा सत्ता में, और कल अगर कांग्रेस की, आपने सही कहा, जनता जिसको चाहेगी सत्ता उसको मिलेगी। तो ये जनता ही जानना चाह रही है कि अगर आप बिल्कुल सही हैं तो फिर तो जांच से डरना नहीं चाहिए। बहरहाल चलिए, एक कमेंट पहले जल्दी सारे मेहमानों का ले लेती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। धनंजय गिरी, दरअसल सवाल आप लोगों की टाइमिंग पर उठ रहा है। अरुण जी आती हूँ प्लीज। अरुण जी पहला कमेंट ले लेने दीजिए, अरुण जी पहला कमेंट ले लेने दीजिए, फिर राउंड कीजिए अरुण जी का। धनंजय जी, टाइमिंग्स पर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि आप लोग सब कुछ नाप तोल कर देख कर करते हैं, क्योंकि ये जो मामला है ये अभी का मामला नहीं है जिसमें अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, वो चाहे बिहार में हो या फिर झारखंड में हो। टाइमिंग्स को आप लोग क्यों, टाइमिंग्स को देखकर ये कार्रवाई हो रही है और इसीलिए आप पर सवाल उठ रहा है। धनंजय जी। लावनी जी, ये टाइमिंग की राइमिंग जो ये लोग आ रहे हैं, ये राइमिंग तो बहुत पुरानी है भाई। पहला घोटाला सीबीआई की जांच कब हुई थी? जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, जब उनके इच्छा से सरकारें बदलती थी और उनके विल से प्रधानमंत्री बनते थे, तब उनके खिलाफ जांच शुरू हुई थी सीबीआई की। ये कोई नया नहीं है। उसके बाद वो जेल गए, चारा घोटाला में जेल गए, हाई कोर्ट में लड़े, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आपने मुख्यमंत्री रहते हुए चारा घोटाला किया, और अनेक मामलों में तो सजा हो चुकी है। वो जेल ही काट रहे हैं ना, वो चारा घोटाले में ही जेल काट रहे हैं। तो ये नई बात नहीं है इनके लिए। और इनके जवाब को आप सुनिए, एक दिन बदलेगा, ये होगा। अरे भाई, अब सरकार में थे तभी आप पर घोटाले का आरोप लगे, तभी आप जेल गए, तभी आप पर कोर्ट से केस हुआ, तभी आप पर केस हुआ। आप सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हुई घोटालेबाजी। लेकिन धनंजय जी, मेरा सवाल ये है कि जिस घोटाले की आज आरजेडी तक पहुंची है, इसकी जांच तो उस वक्त शुरू हो गई थी जब आप लोग सत्ता में थे। आज आप सत्ता में नहीं हैं, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। 2021 में भी तो ये कार्रवाइयां हो सकती थी, क्यों नहीं हो पाई थी? आज मई में कार्रवाई हुई, जब हम लोग सत्ता में थे मई में कार्रवाई हुई है। आप देख लीजिए, मई में सीबीआई के छापे पड़े हैं कई जगहों पे। जब हम सत्ता में थे तभी इनके भोला जी अरेस्ट हुए हैं। कोई नया बात थोड़ी हो रहा है, ये तो एक प्रक्रिया है जो चली आ रही है लगातार।
इनके यहाँ विभिन्न जगहों पे छापे पड़ रहे हैं और ये सालों से चल रहा है। ठीक है, इनके आप कह रहे हैं घोटालों की प्रक्रिया फैल जो कितनी चली आ लंबी रही है। नोट डाउन कर रहे हैं आप लोगों के सारे फर्स्ट कमेंट्स को, नोट डाउन कर रही हूं मैं, लेकिन एक एक कमेंट क्योंकि बाकी के दो अतिथि भी हैं। जेडीयू से हमारे साथ मनोज दास जी जुड़े हैं। मनोज जी, आपने सुना, अरुण जी ने तो पहले ही कह दिया कि नीतीश कुमार को डराने धमकाने के लिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा सवाल तो ये है कि जेडीयू तक तो आज अभी तक पहुंच ही नहीं रही है। जहां जहां भी जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं वो आरजेडी के द्वार द्वार पहुंच रही हैं, तो आपके द्वार पर नहीं पहुंचना, क्या बैकडोर कहीं ओपन तो नहीं कर रखा है आप लोगों ने कि रास्ता खुला रहे? अभी आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है मनोज जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, प्रश्न ये नहीं है कि किसके यहाँ जा रही है, किसके यहाँ आ रही। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि पूरे देश में भाजपा के कोई आरोपी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि सीबीआई आज 14 बरस से जांच कर रही है, तो क्या सीबीआई 50 बरस तक जांच ही करते रहेगी क्या? कुछ ना कुछ तो इसका एक टाइम लिमिट बाउंड होना चाहिए कि 2 बरस में, 3 बरस में सीबीआई इसकी जांच कर ले। और जहाँ तक बात है जदयू के नेताओं पर या आरजेडी के नेताओं पर, उससे भी कोई मतलब नहीं है। सीबीआई ईडी आएगी, जदयू के नेताओं पर भी आएगी, क्योंकि हमें लग रहा है, हम देख भी रहे हैं, तो जदयू और ईडी के किसी पर भी आए तो किसी से कोई मतलब नहीं है। सीबीआई के हम विरोधी भी नहीं है, ईडी के हम विरोधी भी नहीं है। वो ठीक है, वो भाजपा के आज भाजपा उनको दामाद के रूप में इस्तेमाल कर रही है, तो करने दीजिए, लेकिन कोई चीज का तो एक टाइमिंग भी तो होता है ना। आज जब फ्लोर पर आज टेस्ट था और ठीक आज के दिन ही सीबीआई का टाइमिंग होती है, एक समय काल होता है, ठीक है, मान लिया कि देर हो गई, अब तो कार्रवाई हो रही है। अगर एक प्रोसीजर के तहत एक प्रोसेस शुरू हो गया है तो चलने दीजिए। फिर इस तरीके का अनर्गल आरोप क्यों कि ये समय और ये पॉलिटिकल वेंडाटा है, ये देखने की बात है। अनर्गल आरोप इसीलिए कि भाजपा जो सीबीआई के पास जांच के जो सामान है, जिसके खिलाफ उनको जांच है, वो अपने समय पर उसको लाती है। ऐसा नहीं है, अगर सीबीआई चाहती तो लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार जेल गए थे, जब पहली बार लालू प्रसाद यादव गए थे जेल, तो क्या मनोज जी उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी क्या? उस वक्त तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उस समय तो वो प्रक्रिया अगर उस समय ऐसा नहीं था तो इस वक्त ऐसा क्यों लग रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए, इसी सवाल के साथ भी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो स्वयं बिहार से हैं और बिहार की राजनीति को करीब से जानते समझते हैं। मुकेश जी, सबसे बड़ा सवाल है, हमने आज अपने कार्यक्रम का नाम रखा है भ्रष्टाचार के भाईचार, लेकिन यहाँ पर जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो सियासतदान, वो चाहे बिहार, झारखंड, दिल्ली, हम कहीं पर भी देख लें, आरोप एक लगाते हैं कि जांच एजेंसियों का फायदा उठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। समय को लेकर, समय काल को लेकर बड़ा प्रश्न पूछा जाता है। तो इस परिस्थिति में कहां जा रही है सियासत? हाल में सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे यूपीए की हो, जो संवैधानिक संस्था है उस पर सवाल जो भी अपोजिशन में होते हैं वो सवाल खड़े करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पे। तो ये एक प्रक्रिया है और इस पे सवाल उठता रहेगा और इस पे हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और हर एक बार जो है, आज जेडीयू की तरफ से बोला जा रहा है, कल जेडीयू अगर सत्ता में आ गई तो कल बीजेपी जो भी विपक्ष में होगा उसकी तरफ से बोला जाएगा। लेकिन दो चीज़ें जो अभी मनोज जी बोल रहे थे, जो अरुण जी बोल रहे थे, उनका मैं जवाब देना चाहूँगा, उनको मैं थोड़ा साफ कर दूँ। इन्होंने कहा कि आखिर कब तक, कितने लंबे ये जो जांच चल रही है सीबीआई की, ये कितना लंबा चलेगा। आपको बता दो कि जो चारा घोटाला की जो जांच थी वो अभी भी चल ही रही है कुछ जगहों पे, और ये करीब 20 से 22 वर्ष हो गए हैं। और सजा जब हुई थी लालू यादव को, तो मुझे लगता है कि 15 वर्ष के बाद जो है, जांच के 15 वर्षों के बाद पहली बार सजा हुई थी और उसके बाद वो जेल गए थे। और अभी भी कुछ कोर्ट में जो है उनके जो केसेस हैं वो चल ही रहे हैं। तो इस तरीके के जो मामले होते हैं, खासतौर पर पॉलिटिकल मामले जो है वो लंबा चलता है। और इस पे मेरा टेक ये है कि निश्चित तौर पे इसको भी फास्ट ट्रैक में सुनवाई होना चाहिए, ताकि जो भी राजनेता जो हैं, अगर उन पे आरोप लगता है तो चुनाव लड़ने से पहले, यानी दूसरा बार चुनाव लड़ने से पहले उनका फैसला हो जाए। क्योंकि बहुत सारे नेता अपने हैं, लालू यादव भी ऐसे हैं। हालांकि लालू यादव जी का जो इतिहास है कि वो इतिहास में पहले, पॉलिटिकल इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जिनको
सजा हुई है मंत्री रहते और उनको सजा होने के कारण मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, लोकसभा की सदस्यता जो है वो छोड़नी पड़ी थी। लेकिन इससे पहले जब लंबी बहस चल रही थी, जांच चल रही थी, तो उन्होंने तो 3 बार जो है चुनाव भी लड़ा और 3 बार मंत्री भी रहे। तो ये तो लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में सुधार की बात है और सुधार की प्रक्रिया जो है वो लगातार होते रहती है। ये बात हो गई पहली। दूसरी बात जो आपने जो करप्शन की बात करी, तो करप्शन की ये जांच जो अभी जो कह रहे हैं मनोज जी और जो अरुण जी जो है वो कह रहे हैं कि करप्शन अभी टाइमिंग क्या है, अभी सेशन चल रहा है और सेशन के बीच में जो है ये चीज़ हुई है। तो इनको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि भोला यादव के बयान के आधार पे ये जो छापेमारी जो लेटेस्ट है वो उनकी निशानदेही है, उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचना के आधार पे सीबीआई जो है ये जांच जो कर रही है, ये छापेमारी की है। भोला यादव कौन है ये दोनों नेता जानते होंगे, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि भोला यादव लालू यादव के बहुत ही करीबी एड थे और उनके साथ में रहते थे, एक तरीके से उनके सेवक थे। हाँ, उनके ओएसडी नहीं, उनके ओएसडी तो विनोद श्रीवास्तव थे, उनको भी टिकट दे दिया था उन्होंने। ये इनके साथ सेवक थे एक तरीके से, उनको भी उन्होंने टिकट दिया था और वो काफी लॉयल है लालू यादव के, इस बात में कोई दो मत नहीं है। और उनको टिकट दिया था, वो अभी 1 महीने से सीबीआई की गिरफ्त में है, जेल में है और उनसे जो पूछताछ की जा रही है, पूछताछ के आधार पे जो जानकारी मिल रही है, उस जानकारी के आधार पे जो है ये छापेमारी आगे की जा रही है। और जो जांच चल रही है, जांच इस बात की नहीं चल रही है कि रेलवे में घोटाला हुआ, रेलवे घोटाला का मामला नहीं है, ये IRCTC का मामला है। और ये मामला ये है कि नौकरी देने के नाम पर जो है जमीन लिखवाई गई थी, जमीन लिखवाई गई थी और ऐसे आरोप पहले भी लगे हैं। तो ये सब सारी जो जांच है इसमें टाइम तो लगता ही है। टाइमिंग को लेकर के किया जाना ठीक है, पॉलिटिकली आप कह सकते हैं कि सेशन चल रहा है तो जांच, लेकिन ये जो सेशन चल रहा है केवल बिहार में चल रहा है, झारखंड में तो नहीं चल रहा है। तमिलनाडु में भी हुआ छापे, 42 जगहों पे छापेमारी हुई है लावनी, एक साथ 42 जगहों पे छापेमारी हुई है, जिसमें पटना में भी है, रांची में भी है, गुड़गांव में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी कुछ ठिकानों पे जो है जी अलग अलग जगहों पर। अलग अलग तो सवाल यही है अरुण जी कि जब सेशन तो आप लोगों का चल रहा था बिहार में, पटना में, क्योंकि आप विश्वास मत आज हासिल करने का दिन था, आप लोगों ने हासिल भी कर लिया है, लेकिन जो विभिन्न जगहों पर छापेमारी चल रही है, ये छापेमारी तो एक प्रक्रिया का हिस्सा है, तो फिर इस प्रक्रिया पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? अरुण जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है वहीं पर विपक्षी दलों को तंग करने के लिए ही क्यों सीबीआई और ईडी का प्रयोग किया जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के, बताइए कि कितने साल हो गए? अरुण जी और धनंजय जी को आमने सामने लेकर आइए। मैं कितने बार बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता या एक भी पदाधिकारी का सीबीआई के छापा पड़ा हो तो बताइए। क्या भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो भी जाते हैं दूध के भुने हुए हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक भी जो भी गया नेता भ्रष्टाचार किया हो और इनके पास सब्सटेंशियल प्रूफ होते बताए कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता ने ये भ्रष्टाचार किया है, ये हमारे पास सब हो जाइए। लालू यादव जी के भ्रष्टाचार की पोल जो थी खोलने वालों में आदरणीय नीतीश कुमार भी थे और उनके साथ के रहने वाले लोगों ने, इवन उनके मुख्यमंत्रित्व काल में उस समय के अधिकारियों ने बताया कि भाई घोटाला हो रहा है। ये बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता इनकी भावनाओं को समझ रही है। ये महाराष्ट्र में हम लोगों ने केस किया, केस दिल्ली में कहा कि मैं सीबीआई जांच हो, अगर उनके पास कोई सब्सटेंशियल प्रूफ है तो हमारे सामने रखें, वो बताए कि ये मेरे पास प्रूफ है, ये अमुक नेता ने आपकी पार्टी के लिए भ्रष्टाचार किया और अगर वो जांच नहीं कराए तो आरोप लगाए। भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा जहाँ जनता के जज्बात को टोपी मत पहनाइए, जेल में टोपी पहनने के लिए तैयार रहिए। और आपके जो सरबराह है, जो पार्टी के प्रमुख है, अरुण जी आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मैं आपके पास आती हूँ। मनोज जी आपके पास आते हुए, ठीक है, ये बात कही जा रही है धनंजय गिरी की तरफ से, आ रही हूँ मैं अरुण जी, मनोज जी के पास जाना चाहती हूँ। मनोज जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नुमाइंदा अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप लोग लिस्ट दीजिए, केवल आरोप क्यों लगाए जाते हैं? आरोपों की फहरिस्त तो आप, नाम तो आप भी दे सकते हैं। बिहार में क्रिश्चियन की जमीन को हड़प कर मॉल बनाया जा रहा है, किसका मॉल है बताए? भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो प्रवक्ता धनंजय जी, क्रिश्चियन के मॉल पर कब्जा करके रखा बताए। धनंजय जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं मनोज जी के पास जाऊं। अगर 1 सप्ताह के अंदर आप नहीं बताते हैं तो कोर्ट में घसीटेंगे आपको।
और अगर उन्होंने कहा कि अगर कि मेरा साबित हो जाए तो मैं आज रजिस्ट्री कर देता हूँ लालू जी को। अब साबित कर दीजिए, वो गिफ्ट करने के लिए तैयार है। बताइए ना, जो किसका माल है आप साबित करिए ना, वो गिफ्ट करने के लिए तैयार है। मैं पूछता हूँ, आप कागज लेके जाइए, उन्होंने कहा कागज लेके आओ। और ये बताइए कि क्या मैंने, आप ये बताइए कि वो मॉल, वो जो क्रिश्चियन का मॉल नहीं होता है भाई साहब, मॉल होता है, मॉल नहीं होता है, मॉल होता है मॉल। और मॉल उनका नहीं है, उन्होंने कहा है कि एक सप्ताह के अंदर आप साबित करिए, और नहीं तो कोर्ट में चलने के लिए तैयार रहिए। पहली बात। दूसरा उन्होंने कहा है कि अगर आप सब्सटेंशियल प्रूफ देते हैं कि मेरा है, तो मैं लालू यादव को गिफ्ट में देने के लिए तैयार हूं। आप गिफ्ट ले लीजिए उनसे, क्या समस्या है? नहीं तो अरुण जी, वो तो आपकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आपसे कह रहे हैं कि आप पूरा डिटेल दीजिए, और अगर ये बात सही निकली तो निश्चित रूप से वो कार्रवाई करेंगे, और अगर गलत निकला तो फिर आप पर सवाल पूछा जाएगा। ये सारा नीचे दिया हुआ। मनोज जी के पास क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? ये भारतीय मनोज जी, आज ठीक है अरुण जी, मनोज जी भी आपके साथी हैं, जरा उनको भी समय दे देते हैं। मनोज जी, ये कहा गया है कि दिल्ली में बैठे लोग बिहार को नहीं समझ पाएंगे। बिहार को समझना नहीं समझना की जब बात आती है, तो जब आप लोगों की नई सरकार बनी थी तो उसी दिन बिहार को समझ लिया गया था, जब एक साथ कई जगहों पर अपराध का ग्राफ बढ़ गया। बिहार को हमने तब भी समझने की कोशिश की जब आपके पुलिस अधिकारियों ने छात्रों को पीटते पीटते तिरंगे को पीटना शुरू कर दिया, और बिहार को आज समझने की कोशिश की जा रही है जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, तो ऐसे में जांच एजेंसियों पर भी सवाल। मनोज जी आ रही हूँ, मुकेश मैं आपके पास ही आ रही हूँ। जो जांच एजेंसी है वो भाजपा के केंद्र सरकार के दलाल के रूप में काम कर रही है, मैं पूरे ग्रुप में कहूँगा। इसीलिए किसी भी आई ने किसी भी केस का आज तक खुलासा नहीं कर पाई है। आज ये 14 वर्ष से चल रही है। मैं मुकेश जी के बातों का मैं काटता नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट में चले हैं बहुत लंबा समय, जांच में चारा घोटाला का बहुत लंबा समय नहीं चला। उसका एकमात्र कारण रहा कि अदालत के निर्देश पर वो सीबीआई जांच कर रही थी, इसीलिए बहुत जल्दी ही उसका जांच हो गया। और ये 14 वर्ष से जांच चल रहे हैं, 4 वर्ष पर एक बार उठते हैं, 3 वर्ष पर एक बार उठते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो गलत हैं आप उनको दीजिए, अगर वो गलत नहीं है तो वो जाएंगे। अभी हमारे धनंजय गिरी कह रहे थे कि कोर्ट में आइए, तो सुशील मोदी ने तो कहिए दिया है कि हम कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। उनको ताकत है तो मानहानि का मुकदमा दायर करें, दूध का दूध और सब पानी का पानी हो जाएगा। केवल हम बयानबाजी करके नहीं चल सकते हैं लाभ। लेकिन 2017 में तो आप लोगों की बातें दूसरी बदली हुई थी ना। आज आप आरजेडी के साथ गलबैयां कर रहे हैं तो आपकी भाषा में बदलाव है, लेकिन 2017 में भाषा बदली हुई थी, तब आपको आरजेडी में बहुत सारे नुक्स भी नजर आते थे। इसीलिए आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो द्वार है आपके द्वार तक नहीं पहुंच रही है एजेंसियां। मैंने इसीलिए पहली बार भी पूछा था, बैकडोर से कोई ऐसा आपने रास्ता तो नहीं खोल रखा है? मैंने उस दिन भी, जिस दिन भी चेंज हो रहा था, उस दिन भी मैंने कहा था कि अब बिहार में ईडी और सीबीआई की जांच का रास्ता खुल जाएगा। अब वो खुल गया। अब इसके बाद देखिए ना कि और कई नेताओं को ये लेती है, क्योंकि इनकी आदत है, जो इनके विरोध में रहते हैं उनको ये लेते हैं। अभी बोल रहे हैं कि भाजपा के नेताओं का है तो आप दीजिए, पूरा दुनिया जान रही है। मनोज जी, समय आएगा तो उसका देख लिया जाए। मनोज जी, मैं आपको याद दिला दूं कि चारा घोटाला में पहली चार्जशीट जो है वो दायर होने में 6 वर्ष का समय लग गया था। तो खैर ये आज बहस का विषय नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा एक मिनट बिल्कुल। आप चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 वर्ष लगे कि 8 वर्ष लगे, लेकिन सीबीआई को भी एक ऐसा समय रहना चाहिए कि जिससे नहीं, मैं तो सहमत हूँ इस बात से, और इस बात में कानून बनना चाहिए, एक टाइम बॉन्ड जांच होना चाहिए। एक मिनट सर, 14 वर्ष अभी जांच ही चल रही है। अब ये 5 वर्ष तक जांचें चलाएंगे, 19 वर्ष, फिर कोर्ट में चलेगा 6 वर्ष, तो 25 वर्ष में मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, बिल्कुल सहमत हूँ। जांच जो है टाइम बाउंडिंग हम हो बिल्कुल एक चीज, लेकिन बात आज दूसरी बात हो रही है। आज दूसरी बात हो रही है, कह रहे हैं कि जो बीजेपी या जो सरकार वो बिहार को नहीं समझती है। क्या मुझे लगता है कि बिहार को बहुत अच्छे से बीजेपी अब समझ गई है, और इसीलिए ये जो छापेमारी है लावनी, आप देखिए माई समीकरण पे है, मुस्लिम और यादव जो उनके नेता हैं जिन पे आरोप है,
लेकिन माई समीकरण को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उन पे छापेमारी हो रही है। और अभी तेजस्वी यादव ने कहा 24 को देखा जा रहा है, मैं सहमत हूँ, 24 को देख कर किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का आकलन ये है कि नीतीश कुमार जो है आज भले ही उधर चले गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार फिर से पलटी मार लेते हैं, लेकिन इस बार पलटी मारी जाएगी, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आएंगे। नीतीश की पार्टी के जितने भी एमएलए हैं, चाहे जितने भी नेता हैं बड़े, उनका वो टारगेट पे है अभी, क्योंकि उनकी संख्या कम है। और उनको किस तरीके से, देखिए कह रहे थे कि भाई निशाना जो है आप करो आरजेडी पे और डराओ जेडीयू को। तो अभी जो छापेमारी चल रही है, तो क्योंकि जेडीयू में भी लोग तो ऐसा नहीं है दो दूध के धुले हैं, तो आरजेडी पे जो छापेमारी हो रही है उसका डर जो है जेडीयू के नेताओं में है। और 2024 से पहले जो है उसमें निश्चित तौर पे जो जिस टूट की आशंका नीतीश कुमार ने जताई थी कि भाई तोड़ रहे थे हमारी पार्टी को, तो वो टूट अभी नहीं है। तो 2024 के पहले जेडीयू में वो टूट होगा और उधर से इधर पलायन होगा, ये बात तय है। और बीजेपी वही टारगेट कर रही है 2024 में। धनंजय जी, यानी फिर ये है कि कहीं पे निगाहें कहीं पर निशाना, आप ये परिस्थिति पैदा कर रहे हैं आरजेडी के माध्यम से और डराने की कोशिश नीतीश कुमार को। और यही पहली बात अरुण कुमार जी ने भी इस डिबेट के शुरू होते ही कही थी। देखिए, हमारी निगाह में बिहार की जनता है और हम बिहार की जनता की पनाह में, हम निगाह और पनाह दोनों का ख्याल रखते हैं। हमारे निगाह में कोई समीकरण नहीं, हमारे निगाह में सिद्धांत है जिसकी हम राजनीति करते हैं। कोई सरकारी राजनीति से हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमारी सरोकारी राजनीति से मतलब है। जो हम 2 से लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं वो सिद्धांत के बल पर पहुंचे हैं, कोई व्यक्ति या परिवार के बल पर नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी का मतलब है एक परिवार की पार्टी और जदयू का मतलब है एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी। इसमें कोई न सिद्धांत की बात है न कोई आइडियोलॉजी की बात है। ये एक परिवार के लिए शिवानंद तिवारी जी ने बिहार में एक कोटेशन दिया था लालू यादव के बारे में, उन्होंने कहा था कि तुम लूटा हमको लूटी, लूटे के आजादी बा। तो ये आरजेडी और नीतीश जी का जो नया गठबंधन हुआ है उसमें शिवानंद तिवारी जी की लाइन, ये उनका कोटेशन बिल्कुल मुफीद बैठ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। ये गठबंधन जो है, ये रिश्ता है क्या कहलाता है, जो 17 साल तक दूसरे को गरियाते रहे। लेकिन धनंजय जी, सवाल तो ये है ना कि ये लाइन तो फिर आप लोगों के साथ भी फिट बैठ जाती है ना। ये रिश्ता क्या कहलाता था, आप साथ में आए लेकिन अचानक से एक बदलाव हुआ। तो ये सवाल तो ये जो आप बातें आज के गठबंधन पर कह रहे हैं, यही बातें आपके गठबंधन पर भी तो लागू हो जाती हैं। सवाल तो यही है। देखिए, सवाल आपका बिल्कुल जायज है और उसका जवाब भी है कि जो बिहार जिस परिस्थिति में था, इस जंगल राज को हमने नहीं कहा था, ये कोर्ट ने कहा था कि इट सीम्स कि इन बिहार देयर इज जंगल राज। और ये उस समय, आपको अगर उस समय का बिहार याद हो तो जंगल, उस समय की फिल्में बनती थी जिसका नाम होता था मनोज जी, धनंजय जी कह रहे हैं उनके साथ थे तो मंगल राज था आपके, और आरजेडी के साथ जाने पर जंगल राज। जल्दी से जवाब दे दीजिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी यही नियत, अगर इनको हमसे यही खपा था तो फिर 2017 में क्यों बिना शर्त आगे कूद के सुशील मोदी के नेतृत्व में भाजपा आके, हम तो कोई उनको न्योता देने के लिए नहीं गए थे। हमारा राजद के साथ किसी कारण बस ब्रेक हुआ था सर, लेकिन मीटिंग्स का दौर जब शुरू हुआ था, मीटिंग्स का दौर जब शुरू हुआ था तो आपके खेमे में हड़बड़ी ज्यादा थी। और मीटिंग्स के दौर में मुझे याद है कि आप लोगों की तरफ से कई बार आमंत्रण गया था। लावनी, यही सवाल इनसे भी तो पूछा जा सकता है जो ये पूछ रहे हैं। अगर बीजेपी आई तो आप एक्सेप्ट क्यों किए? आप बीजेपी अगर आई थी आपके पास तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। नहीं सर, वही बात मैं कह रहा हूँ कि धनंजय गिरी जी कह रहे हैं कि उस समय परिस्थिति की बात, तो अब परिस्थिति की बात तो हमारे पास भी थी। आप हमारे विधायक को तोड़ रहे थे, हमारे विधायक को खरीद रहे थे। अब हम अगर नहीं करते तो 15 अगस्त के बाद जदयू का आप नामो निशान नहीं मिटता, नहीं बच पाता। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करें, क्योंकि ये आपका काम नहीं, तो फिर तो ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना कि आप में फिर यूनिटी की कमी थी, वो खरीदने की कोशिश कर रहे थे, आप नहीं बिकते। सवाल तो ये भी आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि आपका फिर कहां वो सरोकार गया था। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी, मैं कह रहा हूं अगर 2/3 को तोड़ भी लिया जाता तो भी सरकार कहां बन रही थी। आप लोग गणित तो देखिए। मनोज जी, आप विधानसभा का गणित क्या है? विधानसभा का गणित में अगर 2/3 जेडीयू का टूट जाता है और बीजेपी के साथ सरकार, क्या वो मैजिक नंबर तक है? नहीं है। पूरी की पूरी जेडीयू टूट जाएगी तब होगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जेडीयू पे नीतीश जी का कोई ये पकड़ नहीं है।
मतलब पूरी की पूरी पार्टी अगर नीतीश कुमार की बात नहीं मान रही है तो उनको तो नेता पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, नीतीश कुमार जी के बाद सारे विधायक माने, इसीलिए ये सामने भी बातचीत आया और बीजेपी की यहाँ सरकार बनाने की कोई उत्सुकता नहीं। तो फिर आरसीपी सिंह के साथ क्या हो गया था? वो तो राइट हैंड थे, वो क्यों गुस्सा हो गए? ये भी बता दीजिए मनोज जी, क्योंकि उनका जिक्र तो आएगा ही। फिर तो उनको साथ में चलना चाहिए था, उनकी बात सब मान रहे थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो अब उन्हीं को उन्होंने सपना दिखाया, वो इस चीज को कर रहे थे। वो सरकार बनाने के फेरे में नहीं थे मुकेश जी, यहाँ पर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के फेरे में थे, उसके बाद दूसरा चुनाव कराते हैं। तो ये सब चीज इनकी जब ये सब तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मनोज जी, ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप लोग सोच करके बात कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। अगर ऐसा था तो ये आज भी हो सकता है। जो चीज आप कह रहे हैं ऐसा थोड़ी, इसका खतरा नहीं, इसका खतरा लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे राष्ट्रपति शासन तो कभी भी लगाया जा सकता है। मनोज जी तो हमारे साथ अभी नहीं है, बहरहाल अरुण जी हमारे साथ हैं। अरुण जी जिस सिचुएशन का जिक्र कर रहे थे मनोज जी, तो वो सिचुएशन तो फिर आपके गठबंधन के साथ भी और आज की परिस्थिति में भी हो सकती है। अरुण जी, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति संभावनाओं का खेल है। लेकिन अब जो है, अब नीतीश कुमार भी संभल गए हैं, तेजस्वी यादव भी संभल गए हैं। और ये सब जो आपको क्या लग रहा है, ये सीबीआई का खेल किया जा रहा है, ये इससे क्या आप अच्छा इतना बता दीजिए कि मैं एक बड़ा साधारण सा सवाल पूछूंगी, क्योंकि जब घोटाले की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि भाई नौकरी दी गई, जमीन ली गई इसके बदले में, इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है? और इसमें 4 आना भी सच्चाई नहीं है, इसमें 1 पैसे भी सच्चाई नहीं है कि नौकरी ली गई। अरे नौकरी ली गई और जमीन दी गई, अगर ऐसा रहता तो 14 बरस से सीबीआई क्या कर रही थी? देखिए ये सब भरमाने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए। अच्छा, ग्रुप डी की जब परीक्षा जब बिना किसी आवेदन की कोई भर्ती जो हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि ये आरोप लगाया जा रहा है। अरे एमआर को पावर होता है, एमआर कोटा होता है, आपको ये तो उसकी जानकारी तो रेलवे को देनी चाहिए थी। रेलवेज को तो कोई जानकारी ही नहीं थी। ये नियम के विरुद्ध तो रेलवेज की तो जानकारी तो होनी चाहिए थी, जानकारी तो होनी चाहिए थी ना। क्या रेलवेज को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? लास्ट में करवा दो, खत्म होने जी। कैसे रेलवे में नौकरी जो कर रहा है रेलवे को जानकारी ही नहीं है, ये उल्टा बात बता रहे हैं। ये सारी जानकारियां रेलवे को धनंजय जी और जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वो कह रहे हैं सारी जानकारियां थी, इसे फंसाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग अच्छी बात कर रहे हैं ना कि उनको सारी जानकारी है और डिपार्टमेंट को सारी जानकारी थी कि भाई जो नौकरी दी जा रही है उसके बदले जमीन जायदाद लिखवाए जा रहे हैं, मॉल के लिए जमीन दी जा रही है और बदले में होटल के लिए जमीन ली जा रही है। ये जो एक्सचेंज हो रहा था, तेजस्वी जी आज खुद ही कह रहे हैं कि जब मुझे मूछ नहीं आई थी तब मेरे नाम से इतनी संपत्ति थी। वो खुद ही इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्होंने छाती पीट पीट कर और कहां को इनकार कर रहे हैं। लावनी जी आप सुबह से देख रही हैं, क्या किसी आरजेडी के प्रवक्ता ने इनकार किया है घोटाले से? अगर हम डर नहीं रहे, हम डरेंगे नहीं, यानी कि हम घोटालेबाज हैं, घोटाला आगे भी करते रहेंगे, हम निडर होकर के करेंगे, हम डरेंगे नहीं। वो तो सुबह से नहीं करेंगे, हमने कोई घटना नहीं किया। बिल्कुल, कोटे की जो बात, देखिए कोटे की जो बात की जा, एक मिनट, ये जो कह रहे हैं कि कोटे की जानकारी रेलवे को है, निश्चित तौर पे ये तो नियम रेलवे ने बनाया है तो रेलवे को जानकारी है। लेकिन मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि कोटे का फायदा लेकर के जिसको नौकरी दी गई, जो कैंडिडेट था उसको कोटे में नौकरी देने के नाम पर जो है उससे जमीन लिखवाई गई और इसकी कंप्लेन है और इसके प्रूफ है, उसी की जांच हो रही है ना। ऐसा थोड़ी हवा में तो जांच नहीं हो रही है, सीबीआई के पास जांच गई है ना, उसके पास स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, कंप्लेन किया गया है। इसी के आधार पर ये एक्शन हो रहा है और इसी एक्शन के लिहाज पे ये कहा जा रहा है कि घोटाला तो हुआ है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, चर्चा हम आगे भी इस मुद्दे पर आएंगे लेकर, क्योंकि ये परिस्थिति अभी भी घोटालों की अगर बनी हुई है तो जांच भी हो रही है। इन सबके बीच बड़ी खबर यह है कि बिहार में सम्राट चौधरी होंगे विधान परिषद में विपक्ष के नेता। बिहार विधानसभा में विजय सिन्हा होंगे विपक्ष के नेता। सम्राट चौधरी विधान परिषद में विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं और विजय सिन्हा बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे।
सम्राट चौधरी विधान परिषद में होंगे। अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंजनी, पहले विश्वास मत हासिल कर लिया गया और फिर अब विधानसभा में जो परिषद के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, उनके नामों की भी घोषणा हो गई है। विस्तार से थोड़ी जानकारी दे दें। जी लावणी, देखिए बता दूं कि बिहार में विपक्ष के नेता को लेकर के जो है वो भाजपा द्वारा कई कयास लगाए जाते, कई नामों की चर्चा थी, लेकिन विजय सिन्हा को जो है वो इस पद पर जो है वो नियुक्त किया गया और इसकी घोषणा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने की है। साथ ही विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में पूर्व मंत्री जो है उन्हें रखा गया है और वो सम्राट चौधरी होंगे। तो दोनों काफी प्रखर रहे, काफी मुखर होकर के जो है वो जब सत्ता में थे तब उन्होंने काफी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा था और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भी इनका कार्यकाल जो रहा 20 महीने का, वो कार्यकाल काफी बेहतर रहा विपक्ष की भाजपा की ओर से माने तो इसलिए जो विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जिस तरह से काम उन्होंने किया, जिस तरह की बातें उन्होंने रखी, उसके आधार पर जो है नेता प्रतिपक्ष तो अजनी, आज सुबह ही जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके पहले ही उन्होंने जो अपना संभाषण दिया उसमें स्पष्ट कर दिया था कि बेवजह का मेरे ऊपर अविश्वास किया गया है और ऐसे में अब जब वो विपक्ष के नेता चुन लिए गए हैं सदन में तो लग रहा है कि ये वर्तमान में जो सरकार है उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकते हैं, क्योंकि कई सवाल उनके मन में जब वो भाषण दे रहे थे तब भी थे और आगे भी होंगे। अंजनी जी, इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था और उनका मानना था कि जो सदन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उस अविश्वास प्रस्ताव के दरमियान वो उन सभी मुद्दों को, उन सभी बातों को रखेंगे जिन बातों को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उन्होंने रखा भी मजबूती के साथ। और जिस तरह से सदन की कार्रवाई को उन्होंने 20 महीने तक चलाया उसको लेकर के जो है वह बीजेपी जो है वो बीजेपी आश्वस्त है कि आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो है वो काफी अच्छी भूमिका जो है विजय कुमार चौधरी की, विजय कुमार सिन्हा जो है वो निभाएंगे और विजय कुमार सिन्हा एक विपक्ष नेता के रूप में जो है वह मुखर होकर के, प्रखर होकर के जो है वो विपक्ष की आवाज बनेंगे और बिल्कुल विपक्ष की आवाज बनेंगे अब विजय सिन्हा मुखरता के साथ और विधान परिषद में सम्राट चौधरी को आप गरजते हुए सुन सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।